हेलो स्टूडेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। तो पहला नंबर आप ये एक देखने की कोशिश करिए कि यहाँ जो वर्ड यूज किया जाता है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, तो क्या हाइड्रोजनेशन बिना कैटालिस्ट के नहीं होता? इसके बारे में हम यहाँ चर्चा करते हैं। एक बार आपको बताते हैं, देखिए क्या होगा। अगर आप देखते हैं कि हमारे पास ये एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, सपोज एक एल्कीन है और आपने इसमें यूज कर दिया बच्चों, क्या यूज कर दिया? हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन को अगर आप देखिए तो हाइड्रोजन एक बहुत स्टेबल स्पीसीज है। इनके बीच में जो बॉन्डिंग पाई जाती है H और H, आपने देखा वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट हियर, और आपने देखा सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड जो बना हुआ है वो S S के बीच में है। अब ऐसा भी नहीं कि S S बहुत इफेक्टिव ओवरलैपिंग होती है, बात ये है कि दोनों की साइज बहुत बराबर है, दोनों हाइड्रोजन ही हैं, तो दैट्स वाई इनकी जो ओवरलैपिंग होगी, साइज ऑफ ऑर्बिटल सेम होने की वजह से इनकी इफेक्टिव ओवरलैपिंग बहुत अच्छी होती है और बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड पाया जाता है। अब बच्चों ये पता है कितने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, आप इनसे रिएक्शन कराओगे तो क्या रिएक्शन करेंगे? और एक बात और ध्यान रखना कि रिएक्शन एटम नहीं, मॉलिक्यूल नहीं करता, क्या करता है? एटम करता है। पहले ये मॉलिक्यूल एटॉमिक फॉर्म में आए तो अलग हो, उसके बाद तो रिएक्शन करेगा। तो सिंपल एक तरीका आपके पास क्या होता है, रिएक्शन नहीं करता था, आप बहुत हाई टेम्परेचर डाल देते। अब अगर हाई टेम्परेचर डाल दोगे तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब पता लगा होमोलिटिकली ब्रेक हो गया, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हाई प्रेशर डालना पड़ेगा। अब हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर अगर आप रिएक्शन कराने जाओ तो इतना ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है कि आप सोचो कि लेबोरेटरी में नॉर्मली पॉसिबल नहीं है। अगर हम इसका ग्राफ बनाकर आपको दें कि जो ग्राफ इसमें होता है कि अगर हम टेम्परेचर कितना बढ़ाएं क्या रिएक्शन होगी, तो एक सिंपल सा तरीका आप देखिए क्या होता है। एक बहुत सिंपल सा ग्राफ मैं आपको बना के देता हूं। मान लीजिए यहाँ क्या है, ये एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं और हमारे पास सपोज मान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये एल्कीन है और इसमें हमने डाल दिया हाइड्रोजन। अब बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो कि दुनिया में कोई भी कंपाउंड है ऐसा तो नहीं वो जीरो एनर्जी पे है, कुछ ना कुछ एनर्जी तो होगी, तो ग्राफ तो यहाँ से स्टार्ट होना नहीं। मान लीजिए इसकी एनर्जी इतनी है। अब अगर इसकी एनर्जी मान लीजिए हम इतनी मानते हैं और आप रिएक्शन शुरुआत करोगे, इतना ज्यादा टेम्परेचर डालना पड़ेगा बच्चों, तब जाकर के ये प्रोडक्ट बनेगा। देखा आपने स्टेबिलिटी का अगर हम देखा जाए तो। अब सोचो कि अगर हम थोड़ा सा इसके ध्यान दें एक्टिवेशन एनर्जी पर, तो आप देखो ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी नीडेड। इस रिएक्शन को एक्टिवेशन एनर्जी कितना चाहिए? इतना चाहिए। अब नॉर्मल कंडीशन पे क्या आप रिएक्शन करा सकते हो? इतना एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। आप देख रहे हैं इतनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इतना पॉसिबल नहीं है। और ये एक प्रकार से आप देखिए कि ऐसी रिएक्शन हम किस नाम से बोलते हैं? हाइपोथेटिकल है। ये पूरा हाइपोथेटिकल है, मतलब कुल मिला के या यूं कहिए अनकैटलाइज्ड, कैटलाइज्ड। अब बच्चों अगर इसमें हम कैटलिस्ट डाल देते हैं तो कैटलिस्ट करते क्या है बच्चों? रिएक्शन का पाथ चेंज कर देते हैं। यानी जो रिएक्शन हमेशा हाई जो है एक्टिवेशन एनर्जी से होके जाती है उसको एक्टिवेशन एनर्जी क्या करते हैं? रिड्यूस कर देते हैं। तो यहाँ कैटलिस्ट जब हम डालते हैं तो देखते हैं कि आपकी जो रिएक्शन है वो इस तरीके से हो जाती है। देखा आपने? अब कहा ये एक्टिवेशन एनर्जी और कहा आपने देखा ये आपके सामने क्या लग रहा है? ये एक्टिवेशन एनर्जी लग रही, और आपको एक सीधी सी बात देख रहे इतना कम एक्टिवेशन एनर्जी। तो आप ये ग्राफ आप समझ लीजिए कि ये प्रेजेंस ऑफ क्या है? कैटलिस्ट है। ठीक, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट है। अगर हम इसको रिएक्शन कोऑर्डिनेट मान लें या रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हुए मान लें तो आपके सामने ये ग्राफ दिखाई देता है। तो सिंपली ये ग्राफ से और भी क्या पता चलता है आपको बच्चों? ये पता चलता है कि आपको ये रिएक्शन तो आपको सिंगल स्टेप दिखाई दे रही है, बट ये रिएक्शन आपको क्या दिखाई दे रही है? मल्टी स्टेप दिखाई दे रही है। अब आपके दिमाग में ये भी गलती से जा सकता है कि क्या हाइड्रोजनेशन एक मल्टी स्टेप रिएक्शन है? क्या हाइड्रोजनेशन में एक रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है? तो बच्चों नहीं, रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं बनता, बल्कि यहाँ क्या बनता है? ट्रांजिशन स्टेट बनता है। हमको इसका ग्राफ मल्टी स्टेप दिखाई देता है बट रिएक्शन मल्टी स्टेप नहीं होती। तो चलिए हम चर्चा करते हैं। आपके सामने एक सिंपल सी बात बताएं, दिस इज अनकैटलाइज्ड, हाइपोथेटिकल है, ऐसी रिएक्शन हम नहीं कराते हैं। कराएंगे तो नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ जो है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, तो कोई फायदा नहीं। कैटलिस्ट डाल दीजिए, कितने आसानी से रिएक्शन हो जाएगी, बनता वही है, इसलिए ग्राफ सेम पोजीशन पे यहां जाते हैं। ओके, इट इज क्लियर? आगे चलते हैं। तो आप पहला नंबर आपको ये कैटलिस्ट, ये आपको मैंने ग्राफ बताया, ग्राफ से बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। अब दूसरी बात क्या होती है? दूसरी बात है कि एक सिंपल सा मैंने देखा CH2 डबल बॉन्ड CH2 में अगर हम यहां हाइड्रोजन डाल देते हैं, अब हम कैटलिस्ट डालेंगे। क्या कैटलिस्ट यूज किया जाता है बताओ?
कैटलिस्ट हाइड्रोजन के साथ बहुत सारे यूज करते हैं, आपकी मर्जी, आप जो यूज करो। देखो हाइड्रोजन के साथ निकेल भी यूज किया जाता है, हाइड्रोजन के साथ और क्या यूज किया जाता है, प्लेटिनम भी यूज किया जाता है, हाइड्रोजन के साथ पैलेडियम भी यूज करते हैं। ठीक, पीडी यूज कर दो, पैलेडियम भी यूज करते हैं। हाइड्रोजन के साथ हम क्या यूज कर सकते हैं, P2O2 भी यूज कर सकते हैं। अब सोचो इस रिएक्शन का कुछ नाम है, तो आप एक सिंपल सा तरीका देखिए, इसमें सबसे थोड़ा कम इफेक्टिव होता है निकेल। तो निकेल को रिएक्शन कराते समय हमेशा ध्यान रखिएगा 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होते हैं। और व्हाट द नेम ऑफ दिस रिएक्शन, दिस इज नोन एज Sabatier-Sankrell। और मैं आपको बताऊं ये रिएक्शन बहुत पॉपुलर भी है, हाइड्रोजनेशन कराते हैं और मैक्सिमम आपने देखा हाइड्रोजनेशन कहां कराते हैं, लार्ज स्केल पे हाइड्रोजनेशन कराया जाता है, वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करते हैं, यानी ऑयल को फैट में कन्वर्ट करने का तरीका है, जिसको हम हाइड्रोजनेशन ही प्रोसेस बोलते हैं। ओके, तो सिंपल सा है। और ये कैटलिस्ट है जिसका नाम है एडम्स कैटलिस्ट। तो कभी कभी ऐसा नाम आता है, लेकिन दिस इज नॉट फॉर जेईई। स्पेशली अगर आप नीट के एग्जाम देते हो तो नीट वाले तो भाई किसी का भी नाम पूछ लेते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं होता। तो आप देखो एक सिंपल से इसको एडम्स कैटलिस्ट के नाम से बोलते हैं। और आपने देखा आपके पास प्रोडक्ट बन गया क्या, CH3 हो गया, और ये CH3 हो गया, और कुछ एनर्जी बाहर निकलती है बच्चों। उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, जो हो रहा है वही बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, क्योंकि आपने हाइड्रोजनेशन कराया, एनर्जी बाहर निकली। कभी कभी तो क्वेश्चन ये हाइड्रोजनेशन क्या हुआ नहीं पूछा, केवल किसके बारे में पूछ लिया, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के बारे में बोले। और ये स्टेबिलिटी अगर आप एल्कीन की जानते हो बच्चों, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। अभी मैं प्रॉब्लम आपको बताऊंगा तो बहुत आसानी से प्रॉब्लम समझिए, पर ध्यान रखिएगा कि एल्कीन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम आएगी। ये बात हम बाद में भी बताने वाले हैं आपको। ओके, क्लियर। तो चलिए बच्चों हम इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं, क्या मैकेनिज्म है, कैसी रिएक्शन होती है। और मैकेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपटीशन में क्वेश्चंस आते हैं। अभी तो एक क्वेश्चन मान लीजिए बोर्ड लेवल में आपसे क्वेश्चन आया, आपने कर दिया। अब जब कंपटीशन में कोई क्वेश्चन आता है बच्चों, तो उसका एक बार ध्यान रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसका, और मैकेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, इट इज क्लियर। तो मैं बच्चों बात करता हूं एक सिंपल सा, क्या होती है मैकेनिज्म। देखिए पहला नंबर, मान लीजिए आप क्या करते हैं कि हम यहाँ कोई कैटलिस्ट फाइनली डिवाइडेड निकल रख दिया, प्लेटिनम, पैलेडियम, जो भी आपकी मर्जी, आप यहाँ रख सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है, आपने यहां रख लिया इसी में। और जितना ज्यादा डिवाइड करोगे, कैटलिस्ट हम चैप्टर नहीं बता रहे, कैटलिस्ट का मतलब आप समझते हो, जितना ज्यादा फाइनली डिवाइड करोगे उतना ज्यादा उसकी एक्टिव साइट्स निकलेंगी, सरफेस एरिया इंक्रीज करोगे, एक्टिव साइट बढ़ेगा, एक्टिव साइट बढ़ेगा तो क्या होगा, कैटलिस्ट की कैटेलिटिक एक्टिविटी इंक्रीज करेगी। क्लियर। तो आपने देखा पहला नंबर, आपने चैप्टर भी पढ़ा होगा सरफेस केमिस्ट्री। होता क्या है देखिए कि ये मान लीजिए हमने यहां निकल ही डाल दिया, चलो कोई बात नहीं, हाँ निकल डाल दिया। अब फाइनली डिवाइडेड निकल डाल दिया आपने। सिंपल सा देखिए सिस्टम में क्या किया जाता है, हाइड्रोजन जो होती है वो गैस के रूप में इसकी सरफेस पर डाली जाती है। ये पूरे क्लोज कंटेनर में रिएक्शन होती है, हाई प्रेशर पे भी रिएक्शन होती है, ध्यान रखना, क्योंकि टेम्परेचर अगर हमने 200-300 डिग्री सेंटीग्रेड डाला तो कोई भी मॉलिक्यूल टिकेगा नहीं, यहाँ उड़ जाएगा वो। तो ऐसे में हाई प्रेशर पर भी रिएक्शन कराई जाती है, ध्यान रखना। और ऐसे केस में आप देखिए अब हाइड्रोजन क्या होगा, अब हाइड्रोजन यहां आएगा, इससे सरफेस पे क्या करेगा, एडजॉर्ब करेगा। मुद्दा ये है कि हाइड्रोजन जब सेपरेट होने को होगी तभी किसी से रिएक्ट कर सकती है, मॉलिक्यूल तो रिएक्शन करते नहीं। तो ऐसे में आपने देखा इस तरीके से हाइड्रोजन इस तरीके से देखा, हाइड्रोजन क्या करेगा, एडजॉर्प्शन करेगा। और बीच में मैं आपको बताऊं यहां क्या किया जाता है, एल्कीन का जो सोल्यूशन होता है इसके ऊपर गिराया जाता है, एल्कीन का सोल्यूशन गिराया जाएगा। अब एल्कीन का सोल्यूशन अगर इसमें गिराया जाएगा तो एल्कीन देखो सोल्यूशन फॉर्म में है। एक यहां क्वेश्चन बनता है कि दिस इज द एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस कैटालिसिस या दिस इज एग्जांपल ऑफ हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। तो बच्चों आपको पहले मालूम है कि ये हमारा जो कैटलिस्ट है वो सॉलिड है, सॉलिड का सरफेस है, और जो हमारा सबस्ट्रेट है जिसके ऊपर हमको क्या कराना है, एडिशन कराना है हाइड्रोजन का, वो है लिक्विड है। तो दिस इज द वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ हेटेरोजेनियस कैटालिसिस या हेटेरोजेनियस कैटालिसिस का बहुत अच्छा एग्जांपल है। ओके, क्लियर बच्चों। तो आपने देखा इसमें एल्कीन गिरा है, तो एल्कीन क्या होता है, एक तो एल्कीन इससे बॉन्ड क्या होता है, कमजोर होता है। अब एल्कीन बीच बीच में क्या करता है, एल्कीन जाता है, हम इसको हटा भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब एल्कीन क्या है, ये भी क्या इसका पाई बॉन्ड क्या करेगा, ये भी पोलराइजेबल एडजॉर्ब करने लगेगा। अब ये कमजोर है तो ये धीरे धीरे क्या हो सकता है, देखो हाइड्रोजन इसके ऊपर भी आ सकती है, ध्यान रखना,
यार ये नीचे वाला पार्ट ऊपर वाला नीचे, ऐसा भी हो सकता है। और साथ साथ आप देखिए कि एल्कीन इसके ऊपर भी आ सकती है, आप ऐसे भी देख सकते हैं। और उसी मिक्सचर में मिला हुआ है, सब सरफेस पर क्या करेगा, एडजॉर्ब हो रहे हैं, और एडजॉर्ब हो रहे हैं उसके साथ ऐड हो रहा है। इनके भी बांड कमजोर है, इनके भी बांड कमजोर हो रहे हैं। अब टूटे नहीं है, अगर ये टूट गया होता तो हो सकता है बच्चों एक हाइड्रोजन इधर टूटता तो दूसरा हाइड्रोजन आके ऊपर अटैच हो जाता। नो, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखिए ऐसा भी हो सकता है, ये बॉन्ड कमजोर हो तो ये हाइड्रोजन इनसे लग जाए, और ये बॉन्ड कमजोर हो तो ये हाइड्रोजन इनसे लग जाए। आप देख रहे हैं इधर और इधर लग गया, फिर आगे बढ़ा। इसीलिए आप ग्राफ में क्या देखते हो, ग्राफ में आपको जो दिखाई देता है बच्चों को, ये दिखाई देता है, ये रिएक्शन ऐसे दिखाई देती है, ऐसे ऐसे। अब आप सोचो अगर ऐसा ग्राफ दिखाई देता है तो क्या ऐसा है कि डायरेक्ट जुड़ जाता है? तो आपको मल्टी स्टेप दिखाई दे रहा है, बट स्पीसीज मल्टी स्टेप नहीं है। रीजन क्या है, ये इनसे अटैच हुआ, ये इनसे अटैच हुआ, आखिरी वाला ऐसे, मतलब आगे इस तरीके से बढ़ता जाता है, इसलिए आपको ऐसी सिचुएशन दिखाई देती है बच्चों। अब होता क्या होगा, देखिए यहाँ ये CH2 है, ये CH2, और आप देखिए क्या हुआ, हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन है, ये कमजोर है, ये कमजोर है। इसकी वजह से क्या करेगा, ये इससे अटैच होने लगता है धीरे धीरे, इससे ये अटैच होने लगता है धीरे धीरे, और इनका जो बांड है वो कमजोर होने लगता है, और इनका जो पाई बांड है ये भी क्या होता है, कमजोर होने लगता है। तो यहाँ दो कंडीशन आई, नए बांड बनते नजर आ रहे हैं और पुराने बांड जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो जो बांड नया बनता नजर आता है उसको हम बोलते हैं FC, फॉर्मेशन ऑफ द बांड, फॉर्मेशन ऑफ द बांड। और जो बांड अभी जाने वाला है उसको हम बोलते हैं ब्रेकिंग ऑफ द बांड, ब्रेकिंग ऑफ द बांड। और ये पूरी स्पीसीज, ये बड़ा काम का है, इसको ध्यान रखना। ये जो पूरा स्पीसीज बन गया, ये स्पीसीज हमारा कैसा दिखाई दे रहा है, 4 सेंटर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। ये पुराना IIT का क्रॉस मैचिंग का क्वेश्चन है, वेयर 4 सेंटर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड। तो इसको बस ध्यान रखना बच्चों, क्या बनता है, 4 सेंट्रल साइक्लिक टीएस। देखा, साइक्लिक टीएस, और जहां साइक्लिक टीएस बनता है वहां कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता। और बच्चों एक भी बात ध्यान रखना, हम किसी भी एल्कीन पर या किसी भी एल्काइन पर अगर किसी रिएजेंट का एडिशन कराते हैं, अगर वो रिएजेंट अनचार्ज्ड है, लाइक क्या, हाइड्रोजन हुआ, BH3 हुआ, लाइक ब्रोमीन हुआ, क्लोरीन हुआ, आयोडीन हुआ, अगर हम एडिशन रिएक्शन कराएंगे, स्पीसीज अटैक करने वाला स्पीसीज अगर न्यूट्रल है तो बनने वाली स्पीसीज हमेशा साइक्लिक ही होती है। लाइक दिस साइक्लिक होगी, जरूरी नहीं 4 सेंटर साइक्लिक बने, मगर साइक्लिक बनेगी। और साइक्लिक बनने का आपको क्या फायदा है बच्चों, आपको फायदा यह है कि देयर आर नो रीअरेंजमेंट, और रीअरेंजमेंट नहीं होता तो आपने देखा जैसा आप कंपाउंड देखते हो वैसा प्रोडक्ट बनाते हो, दुनिया भर की जो प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। क्लियर? तो आपने देखा ये स्पीसीज बन गया। अब इससे क्या फायदा है आपको मिल रहा है, इससे फायदा एक मिला कि अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चों तो यहां आपको एक स्टीरियो केमिस्ट्री नजर आएगी, स्टीरियो केमिस्ट्री देखिए। और वही तो इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए। स्टीरियो केमिस्ट्री देखा, इसको बोलते हैं SYN, सिन एडिशन। सिन एडिशन का मतलब क्या होता है बच्चों, बोथ एटम या ग्रुप्स एड ऑन अपोजिट साइड, नॉट अपोजिट साइड, आई एम सॉरी, एड ऑन सेम साइड। आपने देखा कैसा होगा, एक ही साइड से दोनों ऐड होता है। तो बात आपको समझ में आई है। तो सिन एडिशन का एग्जांपल लेकर के मैं आपको बताऊं, अब बोर्ड में क्वेश्चन आया, एल्कीन दे दिया, हाइड्रोजन दे दिया, एल्केन बन गया, कौन क्या एल्केन बनेगा आपने लिख लिया। अब कंपटीशन में आएगा तो बच्चों जिसमें स्टीरियो केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंस है, सिन एडिशन है, इसको हमेशा ध्यान रखना है। तो मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप जिसे समझ जाओ, बाकी आप प्रैक्टिस करो। ओके, तो देखिए एक एग्जांपल के साथ देखिए, एक एग्जांपल हमारे सामने है। वो एग्जांपल क्या है बच्चों, मान लीजिए हमारे पास एक साइक्लोहेक्सीन है, देखा साइक्लोहेक्सीन है, और हमने यहां क्या किया, हाइड्रोजन से रिएक्शन कराया, इन प्रेजेंस ऑफ निकेल डाला, लगभग 250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया। अब देखो ऐड होगा, इससे एल्कीन है, इसमें एडिशन होगा। अब परेशानी यहां क्या है इस कंपाउंड में, यहां एक हाइड्रोजन है, यहां एक हाइड्रोजन है, और ये हाइड्रोजन आएगा तो दो हाइड्रोजन हो जाएगा। तो बच्चों आपको पता कैसे चलेगा हमारा कौन सा हाइड्रोजन पहले वाला है, कौन बाद वाला? तो दैट इज व्हाई ये क्वेश्चन आजकल पूछने का तरीका थोड़ा सा चेंज करते हैं। कैसे करते हैं, यहां लगा देते हैं थोड़ा D2 लगा देते हैं, जैसे पता चले, है ना, और कोई मतलब नहीं है। बल्कि D2 क्या होगा, D2 तो कम रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन से, लेकिन चूंकि हमको रिएक्शन का पाथ पता करना है, रिएक्शन की मैकेनिज्म पता करनी है, रिएक्शन की स्टीरियो केमिस्ट्री पता करनी है, तो हमको करना पड़ता है। ओके, तो दैट इज व्हाई यहां रिएक्शन देखिए कैसे होगी, ये ऐसे हो जाएगा प्रोडक्ट। और देखिए अगर ये D डॉटेड लाइन पे आया बच्चों, तो दूसरा D कहां आएगा, डॉटेड लाइन पे ही आएगा।
क्योंकि ये बहुत अच्छा उदाहरण है किसका, सिन एडिशन का। क्लियर बच्चों? तो पहला नंबर ये एक बात ध्यान, और दूसरा अगर इसका जो फार्मूला आपको बताया गया है उस फार्मूला को ध्यान रखो प्रॉब्लम करने के लिए। क्या? जैसे आपको बताया था CAR, याद है क्या? ये C का मतलब क्या होता है, सबस्ट्रेट है हमारा, ये क्या है, टाइप ऑफ एडिशन है, और ये हमारा प्रोडक्ट है। अगर इसको चेंज किया प्रोडक्ट चेंज होगा, अगर टाइप ऑफ एडिशन चेंज किया तो भी प्रोडक्ट चेंज होगा। अगर आपने एल्कीन क्या ले लिया, सिस ले लिया, और अगर एडिशन कैसा है, एंटी है, तो प्रोडक्ट क्या बनता है बच्चों, रैसिमिक मिक्सचर बनता है, देखा आपने। और अगर आपने ट्रांस ले लिया, एंटी एडिशन ही रहने दिया, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बच्चों, यम बन जाएगा। यम क्या है बोलो बच्चों, क्या, मेजो हो जाएगा। ये तो रहा किसका, ये तो रहा एंटी एडिशन का, लेकिन हमारी रिएक्शन यहां तो सिन हो रही है। तो अब देखो, अगर आपके पास सिस है और आपने इसको चेंज कर दिया, सिन कर दिया, तो प्रोडक्ट भी चेंज हो जाएगा, मेजो हो जाएगा, CSM। और अगर आपके पास T है, प्रोडक्ट हमारा S कर दिया, तो क्या बनेगा, रैपिंग मिक्सचर बन जाएगा। तो आपको इसको याद करना है हाइड्रोजन के लिए, जहां एंटी एडिशन होगा वहां याद रखो, मगर हाइड्रोजन के लिए आपको इसको याद करना पड़ेगा। एल्कीन सिस होगी तो प्रोडक्ट हमेशा मेजो बनेगा, एल्कीन ट्रांस होगी तो प्रोडक्ट हमेशा रैपिंग मिक्सचर बनेगा। क्लियर बच्चों? ओके। अब आपको मैं आपको सिंपल सा एक क्वेश्चन बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और स्टीरियो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप स्टीरियो केमिस्ट्री समझ जाओगे तो बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को आपको समझ में आ जाएगा। ओके बच्चों, जैसे क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, मैंने आपको दे दिया एक CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऐसे बता दिया, और बनाया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्वेश्चन बताया। तीसरा आया CH डबल बॉन्ड CH और CH करने के बाद CH3 बनाया, और चौथा एग्जांपल मैंने ऐसे दे दिया CH3 डबल बॉन्ड CH2। अगर आपसे पूछा, ये क्वेश्चन देखो एडवांस का पहले का क्वेश्चन है, और इसमें क्रॉस मैचिंग का क्वेश्चन आया था, और तीनों का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन दिया था, तीनों में हाइड्रोजन डाला, बताइए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा। तो बच्चों हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में आप देखिए, सबसे पहले आपको पता करना है स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी डियर पता चल गया तो स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेल्टा H हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, यानी जो एल्कीन ज्यादा स्टेबल है उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतना कम होगा। ये बात क्लियर हो गई। अब स्टेबिलिटी आपको कैसे पता चलती है बच्चों, बहुत आसानी से। आपके पास अगर कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, कोई रेजोनेंस नहीं है, तो आपके पास एल्कीन की स्टेबिलिटी का तरीका क्या है, हाइपर कंजुगेशन। और हाइपर कंजुगेशन बच्चों किस पर डिपेंड करती है, बोलो, अल्फा हाइड्रोजन पर। और अल्फा हाइड्रोजन आपके सामने दिखाई दे रहा है, मोर अल्फा हाइड्रोजन, मोर भी हाइपर कंजुगेट स्ट्रक्चर है, मोर विल बी द स्टेबिलिटी। अब चलिए पता कर लेते हैं इसका कितना है। नो अल्फा हाइड्रोजन, आपने देखा कोई अल्फा कार्बन ही नहीं है, और आपने देखा sp2 के पड़ोस में क्या लगा है, sp3 लगा है। हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन, आपने देखा 3 अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है। इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है बच्चों, आपने देखा इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है, और इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है बच्चों, देखा आपने कितने हैं, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। अब प्रॉब्लम कहां फंसा, ये तो क्लियर हो गया, ये ज्यादा स्टेबल है इनसे, मगर इन दोनों की स्टेबिलिटी हो गई बराबर। और मैं आपको बताऊं क्रॉस मैचिंग का क्वेश्चन आया था, और इसमें पूछा गया था हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, दूसरे कॉलम में दिया था 26.4 किलो कैलोरी पर मोल, 27.3 किलो कैलोरी पर मोल, 26.6 किलो कैलोरी पर मोल। अब आप सोचो इतना माइनर डिफरेंस अगर किसी के बीच में है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पे, तो बताइए बच्चों आप क्लासरूम में ऐसे कैसे समझ जाओ कि यार हम कैसे टैली करें, मामला तो दोनों का बराबर है। अब चला गया ये प्रैक्टिकल वैल्यू में। अब आप सोचो कि IIT जैसा एग्जाम में इतना माइनर डिफरेंस किसी का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का देने का क्या पर्पज है, बच्चे कैसे समझ पाएंगे इस बात में। देखो ये क्वेश्चन सिर्फ इस पे आता है कि क्या है आपको पता है इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है। आपके पास जो रास्ते खत्म हो गए, अब मैटर किस पे आ गया, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पर। और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एक प्रैक्टिकल वैल्यू है, और प्रैक्टिकल आपको पता नहीं। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वही मैकेनिज्म जो अभी आप गए थे वहां तक आपको जानना पड़ेगा। और बच्चों मैं आपको बताऊं कैसे। आप पहले आपके दिमाग में क्या जाना चाहिए बच्चों, आपके दिमाग में ये जाना चाहिए कि इसकी मैकेनिज्म कैसी होती है। देखा आपने मैकेनिज्म क्या है, 4 सेंटर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है, बोथ ग्रुप ऐड ऑन सेम साइड। बात समझते, ये इसकी मैकेनिज्म है। अब आप दिमाग लगाओ, कोई भी रिएक्शन होती है या तो उस रिएक्शन मल्टी स्टेप की होगी, तो उसमें क्या बनेंगे, रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेंगे, कैटायन बनेगा, एनायन बनेगा, फ्री रेडिकल बनेगा, बेंजाइन बनेगी, नाइट्रीन बनेगी, कार्बीन बनेगी, या तो ऐसी रिएक्शन हो गई।
और या उसमें ट्रांजिशन स्टेट बनेगा तो सिंगल स्टेप की रिएक्शन होगी। बट हमारा बताने का क्या पर्पज है, रिएक्शन ऑलवेज गोज टू दैट डायरेक्शन मोर वेयर द मोर स्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट इज फॉर्म। इफ इन दिस रिएक्शन इज रिएक्शन इंटरमीडिएट इज फॉर्म, यानी बॉन्ड ब्रेक होकर के रिएक्शन हो रही तो, और अगर बॉन्ड ब्रेक होकर के रिएक्शन नहीं हो रही है लाइक दिस, तो आप क्या कहोगे, रिएक्शन गोज टू दैट डायरेक्शन मोर वेयर द मोर स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म। अब हम देख लेते हैं बच्चों इन तीनों में से ट्रांजिशन स्टेट किसका ज्यादा स्टेबल बनेगा। तो आपको पहले सोचना चाहिए इतना छोटा कोई रिपल्सन नहीं है, आराम से हाइड्रोजन इसमें जुड़ जाएगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव तो ये होगा। और रिएक्टिविटी की स्टेबिलिटी का फैक्टर कंपेयर करते हैं तो आप भी पता है। तो ऐसे में प्रॉब्लम हाइपर कंजुगेशन से हमारा सॉल्व हो गया यार, सबसे कम स्टेबल है, उसके बाद ये है, इन दोनों को कैसे समझें, इन दोनों को समझने के लिए यहां आना पड़ा था आपको। अब मैं आपको इससे छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, अगर हम एल्कीन दे दें और एल्काइन दे दें और पूछे फॉर दिस रिएक्शन फॉर द हाइड्रोजनेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव, आपके दिमाग में देखिए ये बात नहीं जानी चाहिए कि यार एल्काइन में तो 2 पाई बॉन्ड होते हैं, एल्कीन में तो 1 पाई बॉन्ड। नो, आपके दिमाग में अगर ऐसी बात आई तो हम उस अपनी बात को और ज्यादा क्या करेंगे, छोटा कर देंगे। हमने 1 मोल हाइड्रोजन दे दिया एल्कीन के लिए और 1 ही मोल हाइड्रोजन किसके लिए दे दिया बेटा, एल्काइन के लिए दिया। अब हम बताओ कि एल्कीन ज्यादा रिएक्टिव है कि एल्काइन, तब हम देखेंगे यार किस पर हाइड्रोजन आसानी से जुड़ जाएगा। तो आप देखो एल्कीन क्या सिस भी हो सकता है, ट्रांस भी हो सकता है, एल्कीन उल्टा सीधा हो सकती है, मगर एल्काइन तो अक्खा है। आपने देखा क्या लीनियर होता है, आपने देखा इस तरीके से स्पीसीज है एकदम अक्खा 180 का इनका डिफरेंस होता है, बड़े प्यार से इधर से भी चिपक जाएगी हाइड्रोजन, इधर से भी चिपक जाएगी। आपने देखा ना एकदम लीनियर है, जितना बढ़िया एल्काइन पर हाइड्रोजन आएगी उतना बढ़िया कभी एल्कीन पर नहीं आएगी। एक बात तो यहां क्लियर हुई कि फॉर हाइड्रोजनेशन एल्काइन्स आर मोर रिएक्टिव देन एल्कीन। दूसरी बात, फॉर शोइंग दिस रिएक्शन मैकेनिज्म, यानी ये ट्रांजिशन स्टेट पर दोबारा क्वेश्चन क्या आया, अगर एल्कीन है, मान लो दोनों एल्कीन है, एक सिस है एक ट्रांस है, तो बताइए कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा। अब देखो ट्रांस वाला क्या होता है, अब बच्चों ट्रांस वाला अगर आप देखोगे तो ट्रांस वाला हमेशा ऐसे होगा और सिस वाला क्या होगा, ऐसा होगा। तो हाइड्रोजन जब आएगी तो हमेशा इनसे मुलाकात होगी, ये दुश्मन है, ये दुश्मन इधर से आएगी हाइड्रोजन तो एक रिपेल करेगा इसको, इधर से आएगी तो ये रिपेल करेगा। बट इनका क्या है, इधर से तो रिपेल करेगा मगर इधर से अक्खा खाली है पूरा। तो जितना सिस ज्यादा रिएक्टिव होगा उतना ट्रांस नहीं होगा। इसीलिए तो आप कहते हो ना ट्रांस इज मोर स्टेबल, यही तो बोलते हैं ना ट्रांस इज मोर स्टेबल। तो मतलब क्या है, ट्रांस ज्यादा स्टेबल है, रिएक्टिव कौन है, सिस ज्यादा रिएक्टिव है। वो बात अब पूरा वहां से उठाकर यहां ले आओ। अगर हम यहां बात ले आते हैं, अब बच्चों बताओ पहला दूसरा तीसरा और चौथा, मामला फंसा क्या है तीसरे और चौथे में। बताइए तीसरा ज्यादा रिएक्टिव है या चौथा ज्यादा रिएक्टिव है। तीसरा ज्यादा रिएक्टिव है, चौथा, जब आप इस पर मामला आ जाएगा तो बहुत आसानी से बात बच्चों क्या समझेंगे यार। अब देखो ये सिस भी हो सकता है, ट्रांस भी हो सकता है, यार कभी कभी ये बहुत रिएक्टिव होगा, थोड़ा कम कभी कभी रिएक्टिव होगा लाइक दिस। लेकिन ये डियर किधर भी जाए, हाइड्रोजन ऊपर से आएगा तो भी मेथिल से मुलाकात, हाइड्रोजन नीचे से आएगा तो भी मेथाइल से मुलाकात, यानी एक रिपल्सन लगेगा ही लगेगा। तो दैट इज व्हाई दिस इज लेस रिएक्टिव कंपेयर टू दिस। और अगर रिएक्टिव लेस है तो स्टेबल क्या है, ज्यादा है। इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन, और स्टेबल ज्यादा है दिया तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगी, कम होगी। तो सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इसका आएगा, फिर इसका आएगा, फिर इसका आएगा, और सबसे कम हीट ऑफ, जैसे मैंने बताया ना, एक का आया 26.4 और एक का आया 26.6। तो ऐसे केस में 26.6 किसका है, इसका होगा, और 26.4 किसका आ जाएगा, इसका आएगा। आपको कंपटीशन में ये नहीं पूछा जाता कि आप बताओ कि व्हाट द एक्चुअल डिजिट, कंपटीशन में ये पूछा जाता है कि इंक्रीजिंग डिक्रीज किसका ज्यादा हो सकता है किसका कम, हाउ मच एग्जैक्ट दिस इज इमटेरियल। ये कभी ऐसे कंपटीशन में नहीं पूछा जाता, नहीं तो आप डाटा याद करते करते ही रह जाओगे हमेशा जिंदगी में। तो आपको बात समझ में आई यहाँ। तो ये बहुत आसानी से हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत आसानी से आप बच्चों इसको समझ लो। और दूसरे आप कभी कभी गलती करते हो ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में, कुछ ऐसे ब्लंडर मिस्टेक करते हो। मैं बच्चों से एकदम नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं और बच्चे कहां तक दिमाग लगा जाते हैं, ऐसा तगड़े तगड़े दिमाग लगाते हैं कि उनकी बात ही छोड़ो। जैसे हमने कहा कि चलो भाई CH2 ये है, पहला कंपाउंड दिया, दूसरा कंपाउंड दे दिया बेंजीन दिया, बोला बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है, विच इज मोर स्टेबल। लड़के बोले बेंजीन ज्यादा स्टेबल है। अरे क्यों,
इसके पास 3 पाई बॉन्ड, इसके पास 1 पाई बॉन्ड है, इसमें अगर हम हाइड्रोजनेशन कराएंगे तो 1 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, इसमें हाइड्रोजनेशन कराएंगे तो 3 मोल की जरूरत पड़ेगी। बात समझेगा? तो दैट इज व्हाई आप सोचो हमेशा स्टेबल कौन मिलेगा? ये ज्यादा स्टेबल बनेगा। बेंजीन बहुत स्टेबल है, माना बेंजीन बहुत स्टेबल है, लेकिन इसका मतलब कि दुनिया में सबसे ज्यादा स्टेबल बेंजीन है क्या? नहीं। तो इसी तरीके से आप ध्यान रखिएगा, 1 पाई बॉन्ड को 1 पाई बॉन्ड के साथ कंपेयर करो, 2 पाई बॉन्ड के साथ 2 पाई बॉन्ड का कंपेयर करो, और 3 पाई बॉन्ड के साथ 3 पाई बॉन्ड का कंपेयर करो। इट इज क्लियर बच्चों? तो ये रहा ओवरऑल कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। ओके।